औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से, और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर साकिब कुरैशीज़ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर एमकेट जो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किया गया। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि सवाल किस तरह के हो सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद हम ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के लिए मल्टीपल एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस कर रहे होंगे। याद रहे कि इसी चैनल पर आपके पास सारी अपडेट्स भी आ रहे होंगी, और इसके साथ साथ आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 0333224331, इस पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं। स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो बायोलॉजी से है और सवाल है द मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द स्टैक्स ऑफ डिस्क इन द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज। अब देखें, यहाँ पर जो कनेक्टिंग डिस्क है बेसिकली वो आपके पास होती हैं लैमेलाए। अब बाकी ऑप्शंस क्या गिवन है सर? ये जो आपके पास ग्रेना दिया हुआ है ये स्टैक ऑफ डिस्क होता है, और इसमें जो सिंगल डिस्क होती है वो थैलेकॉइड कहलाता है। जो कनेक्ट हो रही होती हैं वो बेसिकली लैमेला से कनेक्ट हो रही होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपके पास सही जवाब बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया, व्हाट इज़ द नेम फॉर द कनेक्टर दैट अटैच द बोन्स टू द बोन्स। अब यहाँ पर जो आपके पास टेंडन दिया हुआ है, तो टेंडन का मतलब होता है आपके पास जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। कार्टिलेजेस आपके पास कुशन के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। जॉइंट उस पूरे रीजन को हम कहते हैं जहाँ बोन से बोन कनेक्ट है, जबकि वो कनेक्टर अगर मैं सिंपली पूछूं आपसे तो वो लिगामेंट कहलाता है। देखिए, मैं सारे ऑप्शन इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में लाजिम नहीं है कि यही सवाल पूछा जाएगा, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास जो टॉपिक ऑर्गेनील है वो तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, अब जो सेल का चैप्टर है, और जो आपका टॉपिक स्केलेटल मसल है बायो 2 से, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उससे वो सवाल पूछ रहा है सैम्पल पेपर में। अगर सवाल पूछा है तो आगे भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ इलेक्ट्रोलाइज। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपने इलेक्ट्रोलाइज किया, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई हैं। विच रॉ करेक्टली डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स। देखिए, हाइड्रोजन जो आपके पास बनी है वो बेसिकली मूव करेगी कैथोड की तरफ फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन बनी है वो मूव करेगी टूवर्ड्स एनोड फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूँकि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होगा तो वो कैथोड की तरफ जाएगी, और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होगा तो वो एनोड की तरफ जाएगा। अब ऑप्शन ए और बी में से आपका जवाब है, सी और डी तो ख़त्म हो चुका। अब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होगी? देखो, यहाँ पर वाटर रिलीज़ हो रहा है। जैसे जैसे वाटर रिलीज़ होता जाएगा तो जो बैक पर आपके पास एसिड मौजूद है वो कंसंट्रेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। दैट इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपके पास जो सही जवाब बन गया वो ऑप्शन नंबर बी बन गया, जिसमें आपने कहा सर एनोड की तरफ ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन कैथोड की तरफ गया, और एसिड की कंसंट्रेशन यहाँ पर आपने इंक्रीज़ भी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक फ्लोचार्ट बता रहा है अमोनियम सल्फेट के लिए, और यहाँ पर आपको कहता है सर एलिमेंट 1 के पास एयर गई, देन एलिमेंट 2 था उसके साथ मिक्स हुआ, देन एलिमेंट 3 हैबर प्रोसेस से, और एलिमेंट 4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। यहाँ पर हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास बेसिकली एलिमेंट 1 जो है वो एयर था, नाइट्रोजन था, और एलिमेंट 2 ऑक्सीजन था, जो नाइट्रिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या प्यूरिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हैबर प्रोसेस में हमारे पास मौजूद होता है हाइड्रोजन, यानी यहाँ से आपके पास नाइट्रोजन ऊपर से आ रहा है हैबर प्रोसेस में। हैबर प्रोसेस अमोनिया के लिए होता है हमारे पास, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है आपके पास सल्फ़र। तो अब इस सीक्वेंस को अगर मैं जोड़ता हूँ तो इस सीक्वेंस मुझे ऑप्शन नंबर ए में नज़र आती है कि पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर सल्फ़र है। यानी इन दोनों सवालों से हमें एक बात समझ में आती है कि आपको जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस है, कास्टनर-केल्नर सेल है, इन सब की आपको कंपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़नी है। और चूँकि यहाँ पर कैथोड और एनोड का जिक्र हो रहा है तो आपका जो टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से मटेरियल आपके पास कैथोड के तौर पे और कौन कौन से मटेरियल आपके पास एनोड के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। सैम्पल पेपर आपको आइडिया देगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कितना ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है।
फिर हम मूव करते हैं फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में स्टूडेंट्स सवाल यहाँ पर हमें दिया गया है पहला, आ स्फेयर इज़ रिलीज एंड फॉल्स, एक स्फेयर को फेंका गया है और वो नीचे आकर गिर चुका है। इनिशियल एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रही है जब तक आपके पास वो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी पर नहीं आ रहा। विच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ करेक्ट। देखो जब आपने उसको फेंका है तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही थी, वो तेज़ी से गिर रहा था, उसके बाद वो टर्मिनल पर आया। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही जवाब लगता है यहाँ पर, कि पहले उसकी एक्सेलरेशन बढ़ी और फिर उसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गई। कोई भी चीज़ जब फेंकी जाती है तो वो स्टार्ट में तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही होती है। तो ये वाहिद आपके पास ऑप्शन है जो इंक्रीज़ पर यहाँ पर बता रहा था, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रेन ड्रॉप फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट इन एयर, एक बारिश का कतरा वर्टिकली रेस्ट से एयर में आता है। अब उसकी वेरिएशन आपके पास क्या आती है। अब हर ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट एक्स है, एक्स पर चूंकि अभी वो इंक्रीज़ कर रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 9.81 से ज़्यादा होगी। तो इनिशियल एक्सेलरेशन आप कहते हैं सर उसको वहाँ पर ज़्यादा मिल रही होगी चूँकि एक्सेलरेशन चल रही है अभी उसकी। पॉइंट जेड पर फोर्स ऑन द हैज़ रीच इट्स मैक्सिमम, एक्सेलरेशन हैज़ ऑल्सो रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं हुई है, एक्सेलरेशन तो बेसिकली आपके पास इसकी कांस्टेंट हो गई है, लीनियर हो गई है यहाँ पर स्पीड टाइम, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है। और याद रखना बेटा जब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट होना स्टार्ट होती है तो एक्सेलरेशन बढ़ती नहीं है। पॉइंट सी पर हम कहते हैं पॉइंट जेड पर फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द रेन ड्रॉप। स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप अब आपकी कांस्टेंट हो गई है स्पीड ओवर टाइम का। तो आप कहते हैं सर ये स्पीड इसकी रेन ड्रॉप की इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ज़ीरो कंसीडर हो रही है यानी कांस्टेंट हो रही है। तो आप कहते हैं सर ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रेट जा रहा है। अब अगर स्पीड 5 थी तो वो टाइम जितना बढ़ता जाएगा स्पीड 5 ही रहेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब बनता है। यानी हर एक ऑप्शन को आपने जब डिस्कस किया तो आपको क्लियर हुआ कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास इस सवाल का सही जवाब था। अब कुछ जनरल नॉलेज का पोर्शन यहाँ पर मौजूद है। जनरल नॉलेज के लिए हम मल्टीपल वीडियोस भी अपलोड करेंगे और मैं ग्रुप्स में कुछ पीडीएफ भी भेज रहा हूँ चूँकि इसका कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता लेकिन आपको इसकी तैयारी करनी होती है। लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन हमसे पूछा गया तो इसका आंसर सर पैसिफिक ओशन है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन। पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 1956 में आया था। इसका मतलब है कि आपको अब ये कुछ डेट्स याद करनी पड़ेंगी जो पाकिस्तान हिस्ट्री से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द सीक्वेंस, ये लॉजिकल रीजनिंग पर सवाल मौजूद है। यहाँ पर हमने कहा कि सर इसका सिमिलर ये था तो इसका सिमिलर बताना है। तो यहाँ अगर आप इस ऑप्शन को देखते हैं तो ये इस ऑक्टागन का सिमिलर मिलता है आपको, चूँकि जिस तरह की शेप थी वही कैस्केड हुई है यहाँ पर। तो अगेन जैसी ये शेप है वो यहाँ पर कैस्केड हो जाएगी। नंबर 10 में आप क्या देखते हैं जो सीक्वेंस बन रही है, सीक्वेंस बन रही है 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18 आएगा, 18 में 3 प्लस करें 21 आ जाएगा। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35 आएगा, 35 में 8 प्लस करें 43 आएगा। इसका मतलब है 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें 32 आएगा, 32 में 9 प्लस करें 41 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास इस सवाल का सही जवाब बन जाता है कि यहाँ पर आपके पास 41 आएगा। इस तरह से सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। दो मैट्रिक्स ए और बी कब इक्वल होंगे। याद रहे स्टूडेंट्स कि जब आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो आपके पास दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अच्छा ए और बी में भी जब स्टूडेंट्स देखते हैं तो उनको सही लगता है, लेकिन सी आपके पास अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि जिसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास इक्वल हैं, यानी सारी बातें ऊपर वाली रिपीट हो जाएंगी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो रहे हैं, वो सेम ऑर्डर पे भी आ रहे हैं। देन नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एक्स। अब अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तो मैं कहता हूँ 3x इज़ इक्वल टू 20 माइनस 5 हो जाएगा। 20 माइनस 5 बेटा 15 हो जाएगा, x हो जाएगा 15/3। चूँकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर आता है स्टूडेंट्स 5। तो आपके पास जो सही जवाब बन रहा है इस सवाल का वो 5 बन रहा है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन है आपका। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पास इसलिए भी आसान होता है कि एक कॉम्प्रिहेंशन को आप बहुत तफसील से पढ़ लें। जैसे अब यहाँ पर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकंसाइल द आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन। सम पीपल मेंटेन दैट पीपल्स ऑफ स्कूल शुड कंसंट्रेट ऑन नैरो रेंज ऑफ सब्जेक्ट which will benefit them directly in their subsequent career.
other content that they should study a wide range of subjects so that they not only have the specialized knowledge necessary for their chosen career but also sound general knowledge about the world they will have to work and live in. Supporters of the first, यानी अब ये बात कर रहा है कि दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, दो तरीके आपके पास हैं. कुछ कहते हैं आपके पास सेलेक्टिव पढ़ा जाए, कुछ कहते हैं सब पढ़ा जाए. Supporters of the first theory state that greatest contribute to civilization are made by those who are expert in their trade or profession. यानी जो पढ़ा रहे हैं उसमें एक्सपर्ट हो जाएं और फिर आगे बढ़ें. Those on other side say unless they have a broad general education, the expert will be too narrow in their outlook to have sympathy with their fellows and proper sense. दूसरा कहता है जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना डाइवर्सिफाइड पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. अब सवाल में पूछता है व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट. पैसेज बेसिकली किस चीज़ के बारे में है. तो पैसेज हमारे पास सर बेसिकली डील कर रहा है पॉइंट नंबर ए, रिकन्सिलेशन ऑफ टू डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन. इसमें कैरियर की बात नहीं हो रही थी, इसमें ब्रॉड बेस एजुकेशन नहीं हो रही थी, डबल एरिया की बात कर रहे थे. देन वोकैबुलरी पर क्वेश्चन मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 14, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अनसेलेक्टिव, यानी आपने जिसको सेलेक्ट नहीं किया, जिसको चूज़ नहीं किया. और ग्रामर से एक क्वेश्चन मौजूद है, आई एम सिक, एम आई, एम इज़. अब एम यहाँ पर किस तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, याद रहे एम यहाँ पर वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इस सवाल का सही जवाब हो. उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस क्लियर हैं और इंशाल्लाह चैनल पर और व्हाट्सएप पर इससे रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी. इस चैनल को भी देखते रहिएगा और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर कर दीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफ़िज़.